नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। अब तक यदि आपने मंडल न्यूज के इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। 2 दिन पहले पूर्व पालक मंत्री व कांग्रेस नेता डॉक्टर सुनील देशमुख ने एक पत्रवार्ता लेते हुए राज्य की शिंदे भाजपा सरकार पर अमरावती के प्रस्तावित मेगा टेक्सटाइल पार्क को औरंगाबाद ले जाए जाने के संदर्भ में बेहद सनसनीखेज आरोप लगाए थे, जिसके जवाब में आज भारतीय जनता पार्टी के शहराध्यक्ष किरण पात्रुकर द्वारा एक पत्रवार्ता बुलाई गई, जिसमें भाजपा के वरिष्ठ नेता व विधायक प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि करीब 20 साल तक अमरावती की नांदगांवपेट MIDC पूरी तरह से वीरान व सुनसान पड़ी थी। उस समय खुद को विकास पुरुष बताने वाले किसी भी नेता को इस MIDC में एक कील तक गाड़ने की नहीं सूझी और वर्ष 2014 में जब राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तब देखते ही देखते इस MIDC को सही अर्थों में पंचतारांकित रूप देकर विकसित किया गया और तत्कालीन मुख्यमंत्री फडणवीस द्वारा ही यहां पर टेक्सटाइल पार्क शुरू किया गया। साथ ही अब इस क्षेत्र में मेगा टेक्सटाइल पार्क भी देवेंद्र फडणवीस की वजह से ही साकार होने जा रहा है, जिसे लेकर कुछ लोगों द्वारा आम जनता में गलतफहमी फैलाने हेतु झूठी जानकारियां प्रसारित की जा रही हैं। ऐसे लोगों से सवाल पूछा जाना चाहिए कि जब उनकी सरकारों के समय 20 साल तक नांदगांवपेट की MIDC वीरान सुनसान पड़ी थी, तब वे सो रहे थे क्या? जे की सरकार तेव्हा असेल 14/6 तारीख आहे, 6वा महिना, तेव्हा कोण होतं सरकार मला काही नाव घ्यायची कोणाची गरज नाही। त्या दिवशी अलबंगांनी पत्र दिलं सीओनी की याच्यामध्ये तुम्ही एक अमरावती आणि दुसरं औरंगाबाद हे सुद्धा दोन्ही प्रपोजल करू शकता, असं मित्रा योजनेच्या अंतर्गत दिल्लीला त्यांनी पत्र पाठवलं। असा तो विषय आहे। इस समय मेगा टेक्सटाइल प्रोजेक्ट के अमरावती में ही साकार होने का दावा करते हुए पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल ने कहा कि हम पर आरोप लगाने वाले शायद ये भूल गए कि पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा नांदगांवपेट MIDC का कायाकल्प करते समय वे खुद भी उस समय वहां उपस्थित हुआ करते थे। साथ ही विधायक प्रवीण पोटे ने वर्ष 2014 से वर्ष 2019 के दौर यानी फडणवीस सरकार के कार्यकाल को अमरावती शहर व जिले सहित समूचे राज्य के लिए सुवर्णकाल भी बताया। मला एकच बोलायचं आहे की 2014 मध्ये जो काही विकास झाला 2014 ते 2019 हा अमरावती जिल्ह्यातला सुवर्ण अक्षरात लिहिणारा विषय आहे। याच्या आधी 2014च्या आधी अमरावती एकदम खराब होतं मी असं म्हणणार नाही, परंतु 2014 ते 2019 मध्ये आज 22,000 कोटी रुपयाचं या जिल्ह्यात काम झालेलं ते फक्त एकमेव जो बहुमान मिळाला तो फक्त भारतीय जनता पार्टी आणि देवेंद्रजी फडणवीस मुख्यमंत्री असताना त्यांना मिळालेला आहे, भारतीय जनता पार्टीला, लक्षात घ्या। इस पत्रवार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा शहराध्यक्ष किरण पात्रुकर ने कहा कि डॉक्टर सुनील देशमुख को बेहद मंझा हुआ राजनेता और अध्ययनशील व्यक्ति माना जाता है, लेकिन उन जैसा व्यक्ति केवल राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते गलत जानकारी के आधार पर झूठे आरोप लगाए, यह अपने आप में बेहद आश्चर्यजनक बात है। साथ ही पात्रुकर ने यह भी कहा कि खुद को विकास पुरुष संबोधित करवाने वाले डॉक्टर सुनील देशमुख ने 2 दिन पहले हुई पत्रवार्ता में बेसिर पैर के आरोप लगाकर खुद को विकास का शत्रु साबित किया है। अभ्यासू नेता अशी त्यांची प्रतिमा आहे। आता ते इकडनं इकडे आले, इकडनं तिकडे गेल्यामुळे ती प्रतिमा किती खरी आहे किती खोटी माहित नाही मला, कारण की अभ्यासू असते ते इकडे तिकडे गेले नसते, पण ती प्रतिमा आपल्याला हा नेता अतिशय चुकीच्या माहितीच्या आधारावर भारतीय जनता पार्टीवर आणि देवेंद्र फडणवीस साहेबांवर आरोप करतो आहे, अमरावतीच्या विकासाचा शत्रू बनतो आहे, हे अत्यंत खेदजनक आहे। सबसे खास बात यह है कि 2 दिन पूर्व कांग्रेस नेता व पूर्व विधायक डॉक्टर सुनील देशमुख द्वारा PM मित्र योजना अंतर्गत अमरावती में साकार होने वाले मेगा टेक्सटाइल पार्क को औरंगाबाद स्थलांतरित किए जाने के संदर्भ में पत्रवार्ता बुलाई गई थी, जिसके बाद अगले ही दिन यानी कल 27 जुलाई को मंडल न्यूज ने राज्य की MIDC द्वारा विगत 14 जून को केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालय के नाम लिखे गए पत्र की जानकारी सबके सामने रखते हुए इस विषय से जुड़े तथ्यों को उजागर किया, जिसके आधार पर ही आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पत्रकार परिषद बुलाते हुए डॉक्टर सुनील देशमुख की ओर से लगाए गए आरोपों का खंडन किया गया। साथ ही इस पत्रवार्ता में पूर्व पालक मंत्री प्रवीण पोटे पाटिल तथा भाजपा शहराध्यक्ष किरण पात्रुकर ने कई बार मंडल न्यूज में इस विषय को लेकर प्रसारित खबर का उल्लेख भी किया। आज दरियापुर शहर के शतायु हॉस्पिटल में धामोरी निवासी आरती डिक्कर नामक महिला की इलाज के दौरान मौत हो गई। ऐसे में मृतक महिला के परिजनों ने शतायु हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर सचिन नागे पर इलाज के दौरान लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए पूरे अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। अस्पताल में मचे इस हंगामे को देखते हुए तुरंत ही दरियापुर पुलिस का इस अस्पताल परिसर में कड़ा बंदोबस्त लगा दिया गया। अस्पताल में तोड़फोड़ करने वाले मृतक महिला के परिजनों का कहना रहा कि जब तक डॉक्टर की गिरफ्तारी नहीं होगी तब तक मृतक महिला का पोस्टमार्टम नहीं करने दिया जाएगा। जिसके बाद लगातार बढ़ते तनाव को देखते
हुए दरियापुर पुलिस में डॉक्टर सचिन नागे के खिलाफ अपराध दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू की गई। विगत कुछ समय से कोविड संक्रमित मरीजों की संख्या धीरे धीरे नियंत्रण में आती दिखाई दे रही थी, लेकिन आज अचानक ही यह संख्या विस्फोटक स्तर पर जा पहुंची, जब बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में रिकॉर्ड 68 लोग कोविड संक्रमित पाए गए। इसमें से अमरावती मनपा क्षेत्र के केवल एक व्यक्ति का समावेश है, वहीं शेष 67 कोविड संक्रमित व्यक्ति जिले के ग्रामीण इलाकों से पाए गए हैं। इसके साथ ही अमरावती जिले में एक्टिव पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 156 हो गई है। राहत वाली बात यह भी है कि इनमें से केवल 3 मरीजों को ही इलाज के लिए कोविड अस्पताल में भर्ती रखा गया है। वहीं मनपा क्षेत्र में 44 तथा ग्रामीण क्षेत्र में 109 मरीजों को होम आइसोलेशन में रखा गया है। बीते 24 घंटे के दौरान अमरावती जिले में 20 लोग कोविड मुक्त भी हुए। साथ ही इस दौरान कुल 1192 लोगों के थ्रोट स्वैब सैंपलों की जांच की गई। कोविड संक्रमण की बढ़ती रफ्तार की वजह से अमरावती शहर सहित जिले में एक बार फिर महामारी को लेकर चिंता वाला माहौल है। कोविड की संक्रामक महामारी से बचाव हेतु विगत वर्ष 16 जनवरी से समूचे देश में कोविड प्रतिबंधात्मक टीकाकरण अभियान चलाना शुरू किया गया था, जिसके तहत अलग अलग चरणों में कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन के 2 डोज लगाने के साथ साथ 18 वर्ष से अधिक आयु गुट में बूस्टर डोज लगाए जाने की शुरुआत भी की गई और सरकार एवं प्रशासन द्वारा टीकाकरण अभियान को 100% सफल बनाने के लिए हर संभव कदम उठाए जाने भी शुरू किए गए। लेकिन ऐसे तमाम प्रयासों के बावजूद अमरावती संभाग में अब भी करीब 20 से 22 लाख लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड प्रतिबंधात्मक वैक्सीन का अब तक एक भी टीका नहीं लगवाया है। यह स्थिति भविष्य में महामारी का संक्रमण फैलने पर खतरनाक साबित हो सकती है। जिला परिषद एवं पंचायत समिति चुनाव के लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी व सर्वसाधारण महिला संवर्ग की सीटों का आरक्षण आज जिलाधीश पवनीत कौर की अध्यक्षता में जिलाधीश कार्यालय स्थित नियोजन भवन में आयोजित आरक्षण ड्रॉ प्रक्रिया से घोषित किया गया, जिसके चलते जिला परिषद की कुल 66 सीटों में से 12 सीटें एससी, 13 सीटें एसटी व 7 सीटें ओबीसी प्रवर्ग के लिए आरक्षित हुई हैं। इसके अलावा 34 सीटें खुले प्रवर्ग के लिए छूटी हैं। इसमें से एससी महिला संवर्ग के लिए 6, एसटी महिला संवर्ग के लिए 7, ओबीसी महिला संवर्ग के लिए 4 तथा खुले संवर्ग की महिलाओं के लिए 16 सीटें आरक्षित हुई। इसके अलावा जिले की सभी तहसील कार्यालयों में संबंधित तहसीलों की पंचायत समितियों के लिए भी विभिन्न संवर्गों के आरक्षण के ड्रॉ की प्रक्रिया निकाली गई। 2012 मध्ये एससी, एसटी, ओबीसी आणि जनरल हे तिघांचे प्रमाण 50% पेक्षा कमी असल्यामुळे तो आपण अनारक्षित म्हणजे तिथं कुठलंही आरक्षण पडलं नाही असं आपण गृहीत धरणार आहे। नंबर 2 3 अंजनगांव बारी। इसके साथ साथ आज नगर परिषद के चुनाव हेतु मोर्शी, वरुड, शेंदुरजना घाट, चांदूर बाजार, अचलपुर, चांदूर रेलवे व धामनगांव रेलवे तथा नगर पंचायत चुनाव के लिए धारणी व नांदगांव खंडेश्वर नगर पंचायत मुख्यालय में आरक्षण का ड्रॉ निकाला गया। विगत कुछ दिनों से महानगर पालिका द्वारा शहर में व्यापक स्तर पर अतिक्रमण विरोधी कार्रवाई अभियान शुरू है। आज इस अभियान के 7वें दिन शहर के पंचवटी चौक से राहटगांव मार्ग पर बने कच्चे पक्के अतिक्रमण को बुलडोजर चलाकर निकाला गया। इस अभियान के तहत मनपा के तोड़ू दल ने पंचवटी से राहटगांव मार्ग पर सड़क के दोनों ओर लगे 33 से अधिक खोखे व गाड़ियों को जब्त किया। शहर के नवाते चौक पर प्रस्तावित भव्य मल्टीप्लेक्स का निर्माण करने के लिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी की नियुक्ति के लिए महानगर पालिका द्वारा टेंडर आमंत्रित किए गए थे। इस टेंडर प्रक्रिया में नवाते मल्टीप्लेक्स का निर्माण कराने के लिए कुल 5 एजेंसियां सामने आई। आगामी 2 से 3 दिनों में संबंधित निविदाओं को खोलकर पीएमसी नियुक्ति की प्रक्रिया की जाएगी, ऐसी जानकारी मनपा प्रशासन द्वारा दी गई है। बारिश के दिनों में गौशाला में काम करने वाले मजदूरों को गौ माता को चराने हेतु खुले मैदान व जंगलों में ले जाया जाता है, जहां पर पानी की वजह से काफी कीचड़ जमा होता है। ऐसे में चरवाहों को काफी तकलीफ होती है। साथ ही गौशाला में काम करने वाले मजदूरों को भी गीली जगह होने से गौशाला में काम करते समय काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए जीव दया प्रेमी शैलेंद्र घिया व कमलेश सावला द्वारा अमरावती जिले की 19 गौशालाओं में 50 जोड़ी रेनकोट व जूते का वितरण किया गया, ताकि बारिश के दिनों में गौ माता की सेवा करने वाले मजदूरों का बचाव हो सके। शिवसेना के पार्टी प्रमुख तथा पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के 62वें जन्मदिवस के अवसर पर बुरगांव धर्मालय स्थित शंभू शेख महाराज मंदिर परिसर व शेवती रास्ते के किनारे गावठान परिसर की खुली जगह पर वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शिवसेना के जिला प्रमुख श्याम देशमुख की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन शिवसेना के तहसील प्रमुख व पूर्व पंचायत समिति सभापति आशीष धर्मालय द्वारा किया गया था। लगातार बढ़ती महंगाई के साथ ही पेट्रोल व डीजल सहित गैस सिलेंडरों के लगातार बढ़ते दामों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा आगामी 30 जुलाई की सुबह 11 बजे शहर के राजकमल चौक में भव्य निषेध आंदोलन व धरना प्रदर्शन किया जाएगा। यह जानकारी देते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के ने सभी नागरिकों से इस आंदोलन के साथ जुड़ने का आह्वान किया है। शहर में लगातार बढ़ती गंदगी के कारण बीमारियां पांव पसार रही है, जिसकी ओर स्वास्थ्य अधिकारी व निगमायुक्त द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा। इस आशय का आरोप लगाते हुए वंचित बहुजन आघाड़ी द्वारा आज 1 दिवसीय अन्यता आंदोलन करते हुए जिलाधीश पवनीत कौर को अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा गया। महाराष्ट्र में जारी राजनीतिक उठापटक की वजह से पुलिस विभाग में तबादले की प्रक्रिया प्रलंबित पड़ी है। ऐसे में पुलिस वालों के बच्चों का शैक्षणिक भविष्य खतरे में है। इस विषय को लेकर पुलिस बॉयज एसोसिएशन द्वारा आज राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को जिलाधीश के जरिए अपनी मांगों का ज्ञापन भिजवाया गया।
देश को आजाद हुए 75 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में केंद्र सरकार की ओर से समूचे देश में आजादी का अमृत महोत्सव अंतर्गत घरकुल के उद्देश्य की पूर्ति हेतु अमृत घरकुल अभियान चलाया जा रहा है, जिस पर विगत 1 जुलाई से अमल करना शुरू किया गया है और आगामी 15 अगस्त तक इस अभियान के तहत 7139 घरकुल पूरा करने का उद्देश्य जिला ग्रामीण यंत्रणा को सौंपा गया है। तहसील स्तर पर घरकुल निर्माण का उद्देश्य पूरा करने के लिए प्रतियोगिता जारी है, जिसमें अमरावती जिले के दरियापुर और धारणी तहसील फिलहाल सबसे अव्वल स्थान पर दिखाई दे रहे हैं। शहर के मंथन हॉल में कल बुधवार की दोपहर नागपुर के एटीएस अधिकारियों व शहर समेत जिले के खुफिया पुलिस कर्मचारियों की एक बैठक ली गई। इस बैठक में शहर के मोबाइल सिम कार्ड, मोटरसाइकिल व कार बेचने वाले लोगों समेत प्रॉपर्टी ब्रोकर पर कड़ी नजर रखने की हिदायत संबंधित अधिकारियों द्वारा दी गई। सोशल मीडिया साइट व्हाट्सएप पर जाति व सामाजिक तनाव निर्माण करने वाले पोस्ट शेयर न किए जाएं, अन्यथा इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। साथ ही अगर कोई आपत्तिजनक पोस्ट फॉरवर्ड या शेयर की जाती है तो ग्रुप एडमिन के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ऐसी चेतावनी आज हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडल के सोमेश्वर पुसदकर सभागार में आयोजित व्हाट्सएप ग्रुप एडमिन की विशेष बैठक में दी गई। धामनगढ़ रेलवे तहसील अंतर्गत अंजन सिंगी व आमला गांव में लगातार मूसलाधार बारिश होने की वजह से अंजनवती के नाले में बाढ़ आ गई। इस नाले की बाढ़ में 5 महिला व 9 पुरुष ऐसे 14 लोग फंस गए थे, जिसकी जानकारी क्षेत्र के विधायक प्रताप अड़सड़ ने तुरंत ही जिला नियंत्रण कक्ष को दी। पश्चात रेस्क्यू टीम ने मौके पर पहुंचकर मानव श्रृंखला की सहायता से कड़ी मेहनत के बाद सभी 14 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। श्री शिवाजी शिक्षा संस्था के कार्यकारी मंडल का कार्यकाल आगामी 14 सितंबर को खत्म होने वाला है। ऐसे में संस्था की ओर से निर्वाचन प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। इसके तहत गत रोज बुलाई गई कार्यकारी मंडल की बैठक में आगामी चुनाव के मद्देनजर कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए, जिसमें इससे पहले प्रकाशित की गई 814 मतदाताओं की सूची में शामिल मतदाताओं में से अब दिवंगत हो चुके तथा 80 वर्ष की आयु को पार कर चुके सदस्यों की सदस्यता को रद्द करने का निर्णय लिया गया। ऐसे में शिवाजी शिक्षा संस्था के करीब 100 मतदाताओं के नाम अब मतदाता सूची से हटा दिए जाएंगे। इसका असर चुनावी मैदान में मौजूद किस पैनल पर पड़ेगा, इसका पता चुनावी परिणाम घोषित होने के बाद ही पता चल पाएगा। किसानों के गोदाम में घुसकर सोयाबीन व अन्य अनाज चुराने वाले 3 आरोपियों को जिला ग्रामीण अपराध शाखा पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वहीं 3 अन्य आरोपी मौका पाकर फरार हो गए। फ्रेजरपुरा पुलिस थाना क्षेत्र के प्रशांत नगर के पास मुदलियार नगर में सड़क किनारे पैदल जा रही महिला के गले पर मोटरसाइकिल सवार लुटेरे ने झपट्टा मारकर सोने की चेन छीन ली। हालांकि इस दौरान छीना झपटी में महिला द्वारा विरोध किए जाने की वजह से आरोपी अपने वाहन से नीचे गिर गया और मौके पर अपना वाहन छोड़कर भाग निकला, लेकिन दोनों आरोपी मौके से भागते समय परिसर के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गए। मामले की जाँच के दौरान पता चला कि मौके से बरामद हुई मोटरसाइकिल भी आरोपियों ने जलगांव के एक गाँव से कुछ दिनों पहले चुराई थी। बडनेरा पुलिस थाना क्षेत्र के अड़गांव तेलाई मंदिर के पास अंजनगांव बारी में एक 38 वर्षीय युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने वाले उसके ही 6 रिश्तेदारों के खिलाफ बडनेरा पुलिस थाने में अपराध दर्ज किया गया है। पता चला है कि प्रॉपर्टी के विवाद में नीलेश धांडे नामक इस युवक पर उसकी ही सगी बहन ने बलात्कार करने का झूठा आरोप लगाया था और यह बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाने के कारण नीलेश ने आत्महत्या जैसा आत्मघाती कदम उठाया था। आबकारी विभाग की टीम ने मध्य प्रदेश की सीमा पर पेट्रोलिंग करते हुए देशी व कच्ची महुए की शराब की तस्करी करने वाले 6 शराब तस्करों को धर दबोचा। साथ ही उनके पास से कुल 2,14,610 रुपए का माल बरामद करने में सफलता हासिल की। विद्या भारती माध्यमिक स्कूल के छात्रावास में पढ़ने वाले आदर्श कोगे नामक विद्यार्थी की हत्या के मामले में गाड़गेनगर पुलिस ने कल बुधवार के दिन जागली गांव जाकर आदर्श के पिता के बयान दर्ज किए। इस समय आदर्श के पिता ने पुलिस के सामने अपना बयान दर्ज करते हुए यह भी कहा कि उनके बेटे की निर्ममतापूर्वक हत्या करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। धारणी से करीब 70 किलोमीटर दूर अकोट मार्ग के खटकाली परिसर में एक वन रक्षक पर भालू ने जानलेवा हमला किया, जिसमें वन रक्षक रामेश्वर ससाने बुरी तरह घायल हो गए। अंजनगांव सुरजी तहसील के रहीमापुर पुलिस थाना क्षेत्र के साते गांव के पेठे मंगल कार्यालय में विवाह समारोह के दौरान भोजन करने की तैयारी में रहने वाले मेहमानों को मलकापुर में रहने वाले लड़की वालों की ओर के लोगों ने जमकर हंगामा मचाते हुए भोजन करने की राह देख रहे बारात के लोगों को जमकर पीटा। ऐसे में यहां पर हड़कंप मच गया। पता चला है कि लड़की को भगाकर उसके साथ विवाह किए जाने का गुस्सा मलकापुर गाँव वासियों ने निकाला था। मूर्तियापुर तहसील के धामुरी बुजुर्ग गांव में रहने वाले 27 वर्षीय युवक निखिल सातंगे की घर से मवेशी चराने हेतु जंगल में जाने के बाद तालाब में गिर जाने की वजह से डूबकर मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही मूर्तियापुर पुलिस ने घटनास्थल का पंचनामा करते हुए निखिल सातंगे की शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया। अकोला शहर के अकोटफैल पुलिस थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर परिसर में भांजे की खुराफाती हरकतों से परेशान होकर मामा ने उसका गला घोटकर हत्या कर डाली, जिसके बाद भांजे द्वारा आत्महत्या की गई ऐसा दिखावा किया गया। अकोटफैल पुलिस ने संदेह होने के बाद शेख अमीन नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया, जिसने पुलिस द्वारा की गई पूछताछ के बाद शेख अकबर नामक अपने भांजे की हत्या का अपराध कबूल कर लिया। गोंदिया के अर्जुनी मोरगांव तहसील क्षेत्र के नवेगांव बांध के पास खोबा गांव में बीते बुधवार की रात 11:30 बजे के आसपास एक कार दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस भीषण हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, वहीं एक व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो गया। आप देख रहे थे मंडल न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल होगी आपसे फिर मुलाकात, तब तक के लिए धन्यवाद।